बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से अगर हम इनको रिव्यू करें, हमारे पास जो फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर दो मासेस हैं m1 और m2, वो क्या था? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, खींचने वाली होती है। ये इंग्लिश में जो कहते हैं सकिंग होती है। मैं ये मार्कर छोड़ूंगा तो ज़मीन इसको अपनी जानिब खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ज़मीन इसको दूर नहीं फेंक रही, नहीं उछाल रही। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा था ये सेंट्रल फोर्स है। क्या मतलब? अगर मेरे पास दो मासेस हैं m1 और m2, तो m1 के सेंटर को m2 को सेंटर से मिला दूं, ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हो गया r। जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस लाइन पर एक्ट करेगी जो इन दोनों के सेंटर्स को मिला रही है। मास 1 पे जो फोर्स लग रही है उसको कहते हैं F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मास 2 पे जो फोर्स लग रही है F2, यानी 2 पे लगने वाली फोर्स। 1 का मतलब है ड्यू टू 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। यानी जो F है, F12 F21 दोनों इस F के बराबर हैं, यानी इसके। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का यही है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि F12 बराबर है माइनस F21 एरो बना के। MCQs के लिए ये सारी बातें याद रखनी है। चौथी चीज़ हमने कही थी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है। ज़मीन इस पेन पे फोर्स लगा रहा है, ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। और वही बात है, डिस्टेंस से इसको खींच रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी हमने कहा थी वीकेस्ट फोर्स है नेचर की। प्रॉब्लम नंबर 7 हमने सॉल्व भी की थी दो कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जी की वैल्यू बहुत स्मॉल थी ना, इसमें 10⁻⁻11 था। तो यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज ये दो प्रॉपर्टीज और हैं। छठी प्रॉपर्टी है ये फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब होता है मीडियम का? अगर मेरे पास दो मासेस हैं m1 और m2, अभी इन दोनों के दरमियान क्या है? एयर है। अगर इन दोनों को मैं ले जाऊं पानी में, डिस्टेंस यही रखूं, और इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊं बहुत, जहां हवा भी नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो चाहे मैं इसकी वैल्यू वैक्यूम में निकालूं, चाहे एयर में निकालूं, चाहे वाटर में निकालूं, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसकी वैल्यू मीडियम चेंज करने से चेंज होती है, तो फिर हम उसको कहेंगे वो डिपेंडेंट है मीडियम के, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, सातवीं इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। वीक तो है लेकिन लॉन्ग रेंज है, यानी दूर तक एक्ट करती है, बड़े बड़े मासेस की जब हम एग्जांपल लेते हैं। इसी को समझने के लिए हम प्रॉब्लम नंबर 3 अभी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये देखें, ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको कल करवाई थी क्लास में। इसी प्रॉब्लम की तरह आप प्रॉब्लम नंबर 1 और 8 खुद कर सकते हैं। तो ये आज हमारी चौथी प्रॉब्लम है, ये हम करेंगे। और एक आप यूं भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 8 इसकी है कि ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है। फोर्स जब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है, या इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? अब ये जो पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल, इस प्रॉब्लम की मदद से। मिटा के दोबारा लिखता हूँ। बुक की प्रॉब्लम नंबर 3 या असाइनमेंट में है 2003 प्री मेडिकल। ये हमने क्वेश्चंस जो पिछले सालों के जमा किए हुए, इनको हम असाइनमेंट कहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। 2003 प्री मेडिकल 3D क्वेश्चन है, द प्लैनेट जुपिटर ऑफ मास 2 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारा पहला मास हो गया m1। प्लैनेट्स के मास को नॉर्मली कैपिटल M से जाहिर करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कैपिटल M और J मीन्स जुपिटर। आप m1 m2 लेके भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ये होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, और मास 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो सेकेंड मास 2 × 10⁻30 किलोग्राम है, और मास ऑफ सन इसको ms के दिया। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7.8 × 10⁻11 मीटर।
सर्कल में घूम रहा है जिसके रेडियस है 7.8 एक्सपोनेंट 11। सूरज सेंटर में, जुपिटर इसके गिर्द घूम रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया दोनों के दरमियान का वो 7.8 एक्सपोनेंट 11 मीटर हो गया। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों के दरमियान फोर्स निकालनी है, एंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर की ऑर्बिटल स्पीड निकालनी। जी की वैल्यू नॉर्मली एग्जाम में दी होगी 6.673, यहाँ भी दी है एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हमने इनको m1 m2 स्मॉल r का है तो यहीं पे वैल्यूज पुट कर दें, कैपिटल नाम का है तो वैल्यूज चेंज कर दें, m1 की जगह मास ऑफ जुपिटर, m2 की जगह मास ऑफ सन और r की जगह कैपिटल r। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है कि कैपिटल लेटर्स लेते हैं प्लैनेट्स की जब बात हो रही होती है। तो इससे खुद को फेमिलियर करने के लिए आप इस तरह लिख लें, वरना डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो m1 या mj की जगह 2 एक्सपोनेंट 27, m2 या ms की जगह 2 एक्सपोनेंट 30, g अपनी जगह पे, g की वैल्यू, r की वैल्यू, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, फोर्स आ गई 4.38 एक्सपोनेंट 23 न्यूटन। देखिए बहुत बड़ी फोर्स है। 4.38 एक्सपोनेंट 23 का क्या मतलब है, 438 के आगे आप 21 जीरोस लगा दो, क्योंकि पॉइंट जब यहाँ लेके आएंगे तो ये 21 हो जाएगा ना। तो बहुत बड़ी फोर्स है। जब ही तो सूरज जुपिटर को खींच रहा है। अब ये देखिए सन है, ये जुपिटर है, ये वो r इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है जो इसने दिया, और ये रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सूरज क्या कर रहा है, इस पे यही फोर्स लगा रहा है, इधर भी इस फोर्स को खींच रहा है, इधर से इस फोर्स को खींच रहा है। इनिशियली ये ऑर्बिट में, अल्लाह ताला ने इसको ऑर्बिट में घुमा दिया, ये घूम रहा है। अब कौन सी फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है कि ये सर्कल में घूम रहा है। हमने चैप्टर 5 में और 4 में समझा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कोई फोर्स नहीं होती, कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दिस फोर्स, ये जो हम निकाली है एक्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ सी बराबर हो गया एफ के। एफ सी का जनरल फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम किसकी बात हो रही है, जुपिटर की, मास ऑफ जुपिटर आ गया, और आर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है ना, ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल मोशन हमने पढ़ी थी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी कहाँ है, सूरज पर। जब ये उसने कहा ऑर्बिटल स्पीड निकालो, तो ये भी इसकी स्पीड निकल रही है, किसी भी पॉइंट पर इसकी स्पीड यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये स्पीड ये निकाल लिया हमने। वी स्क्वायर यहीं रहा, आर मल्टीप्लाई हो गया, मास ऑफ जुपिटर डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट कर दी, फोर्स की, रेडियस की और मास ऑफ जुपिटर की कैलकुलेट किया। वी की वैल्यू आ गई 13.06 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 का मतलब किलो, हम इसको किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए 13 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जुपिटर आगे जा रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं अब इसको मिटा दूं, आप पॉज करके उतार लें। ठीक है, कहने का मकसद क्या है, जो हमारा सूरज है वो सेंटर में, सन, इसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो मरकरी, वेनस, मरकरी, अर्थ, ये अर्थ है, मार्स और फिर जुपिटर, जुपिटर थोड़ा सा बड़ा है, ये जुपिटर है। तो अब इसने हमसे जुपिटर की बात की, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है। तो जुपिटर के लिए हमने निकाल लिया, ये स्पीड है। इसी तरह हम जमीन के लिए निकाल सकते हैं, अर्थ के लिए मैं डेटा आपको दे देता हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा प्रॉब्लम। इसी तरह की एक प्रॉब्लम आप अर्थ के लिए अगर आप करें तो आप मास ऑफ जुपिटर की जगह ले लेंगे मास ऑफ अर्थ, m1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। m2 यही रहेगा सेंटर में, मास ऑफ सन 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम। और जो ज़मीन के रेडियस का फॉर्मूला है, यानी सूरज के सेंटर से ज़मीन का जो डिस्टेंस है r, इस केस में ये हो जाएगा
वो है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। यही दो काम करें, एफ निकालें, ये मैंने निकाली हुई है, एफ की वैल्यू आपके पास आएगी 3.606 एक्सपोनेंट 22, आप पूरा निकाल के देखिएगा। और ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे तकरीबन 29.9 किलोमीटर आएगी, तो इसको आप 30 मीटर किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। देखिए एक सेकंड में 30 किलोमीटर, इतनी स्पीड है ज़मीन की। अभी यहाँ थी, एक सेकंड बाद 30 किलोमीटर आगे चली जाएगी। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, हमें फील ही नहीं हो रहा। एक सेकंड में अगर 30 किलोमीटर है तो एक मिनट में 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1800 किलोमीटर एक मिनट में। इंसान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, कोई शायद इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकता। ये एक मिनट में ज़मीन 1800 किलोमीटर आगे चली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs देखेंगे, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है।